डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं लेकर आया हूँ 12th क्लास फिजिक्स के टॉप 25 क्वेश्चंस जो कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस है। पिछले वर्ष एग्जाम बोर्ड में पूछे गए थे, अब की बार भी पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। 2023 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिक्स सेट के 25 क्वेश्चंस है। 20 क्वेश्चन तो पूछे ही जाने हैं, फिक्स है। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और मात्रक बीमा लिखिए। तो इसकी परिभाषा आप लोगों को बता दें। दो विपरीत आवेशों में एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू एल इंटू क्यू। इसका मात्रक कूलाम मीटर होता है। इसकी बीमा एलटीए होती है। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं तथा इसकी मात्रक बताइए। आवेश का रेखीय घनत्व किसे कहते हैं, इसका मात्रक क्या है। घनत्व आप लोग जानिए आवेश का। किसी चालक की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्यू अपान एल। इसका मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर। क्यों एक कूलाम है, कूलाम का मात्रक जो क्यों है वो आवेश है, उसका मात्रक कूलाम होता है। यल जो है लंबाई है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। ठीक है, जैसा कि सूत्र दिखाया गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक बताइए। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसे कहते हैं तथा इसका मात्रक बताइए। किसी चालक चादर की प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए। क्यू आवेश है, आवेश का मात्रा कूलाम होता है। ए क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट समविभव पृष्ठ की परिभाषा व विशेषताएं लिखिए। क्या समविभव पृष्ठ की परिभाषा एवं विशेषताएं लिखिए। परिभाषा है किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव समान होता है उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। जैसे आप चित्र में देख सकते हो, या समविभव पृष्ठ का चित्र बना सकते हो अपने एग्जाम में। ये स्कोरिंग बोर्ड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र होते हैं। विशेषताएं समविभव पृष्ठ की। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होना चाहिए। समविभव पृष्ठ विद्युत क्षेत्र में के लंबवत होना चाहिए। जो समविभव पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र के लंबवत होना चाहिए। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को आपस में नहीं काटते। चौथा पॉइंट है किसी परीक्षण आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन है लॉरेंज बल क्या है, इसका वेक्टर रूप लिखिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फिजिक्स के 20 टॉप क्वेश्चंस में आता है। ये उत्तर है इसका जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है जिसे हम लॉरेंज बल कहते हैं। लॉरेंज बल का सूत्र होता है F बराबर क्यू वी साइन थीटा होता है। वेक्टर रूप में लिखेंगे तो F क्यू कोष्टक V वेक्टर इंटू बी, बॉल वाला V नहीं, V वैन वाला, और इंटू बॉल वाला V वेक्टर। ठीक है, अगला 6 नंबर क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट एम्पियर का परपथी नियम। यह भी टॉप 20 क्वेश्चंस में आता है। इसका आंसर है इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में या पथ में, इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन बंद परिपथ द्वारा परिबद्ध कुल धारा म्यू गुना होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसका सूत्र दिखाया गया है। आप लोग हमेशा सूत्र जरूर लिखिएगा और मात्रक बीमा के साथ लिखेंगे, एकदम फुल मार्क्स मिलेंगे।
7 नंबर क्वेश्चन है वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, इनके गुण लिखिए। ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। इसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं। गुण इसका है ये तरंगे प्रकाश के वेग से चलती हैं, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से गमन करती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। दूसरा पॉइंट है इसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला जो गुण है इसकी ऊर्जा वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में विभाजित नहीं होती है। चौथा नंबर है विशेषता, ये तरंगे त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होती हैं। अगला क्वेश्चन है स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। उत्तर है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। सूत्र है डियर स्टूडेंट, देख सकते हो इसका मात्रक हेनरी होता है, बीमा ml2T-2A-2 होता है। अगला क्वेश्चन है अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलिए आप लोग। देखिए 2023 के बोर्ड एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। एक दूसरे आंसर है अननोन प्रेरण गुणांक की परिभाषा है एक दूसरे के पास रखी दो कुंडली के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है जबकि प्रथम कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित हो रही हो। डियर स्टूडेंट, सूत्र को हमेशा याद करते हुए देखते हुए चलिए और बीमा को जरूर लिखिएगा जिससे आप लोगों को देखते ही एग्जामिनर प्रसन्न हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन, लेंस के अपवर्तन के लिए न्यूटन का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त संकेत का अर्थ समझाइए। डियर स्टूडेंट, देख सकते हो सूत्र जो होता है x1 × x2 इक्वल f1 × f2 और x1 क्या है प्रथम फोकस से वस्तु की दूरी, x2 क्या है द्वितीयक फोकस से द्वितीयक दूरी और f1 क्या है प्रथम फोकस, f2 क्या है दूसरा फोकस। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों का अर्थ समझाइए। देखो n = sin A प्लस λm/2 अपान sin A/2। ए क्या है प्रिज्म का कोण है, n अपवर्तनांक है और λm अल्पतम विचलन कोण है। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है। दूरदर्शी की विभेदन क्षमता से क्या तात्पर्य है, दूरदर्शी द्वारा दूर स्थित वस्तु को समीप वस्तुओं के प्रतिबिंब को अलग अलग स्पष्ट देखने की क्षमता को ही दूरदर्शी की विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन क्षमता = 1 विभेदन सीमा। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है, परावर्ती दूरदर्शी की विशेषताएं लिखिए। परावर्ती दूरदर्शी में चमकीला प्रतिबिंब बनता है, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है परावर्ती दूरदर्शी से बने प्रतिबिंब में वर्ण विपतन का दोष नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा लिखिए। लेंस के द्वितीयक फोकस की परिभाषा लिखिए। इसका आंसर है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को हम द्वितीयक फोकस कहते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, जो सीधी लाइन है वो मुख्य फोकस है और जो लेफ्ट साइड में है वहां द्वितीयक फोकस है। प्रकाश के व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम में छपने की संभावना बहुत ही
ज्यादा है। इसका आंसर है जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति एवं समान आयाम वाली दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से बनी परिमाणी तरंग को तीव्रता कुछ बिंदुओं पर अधिकतम एवं कुछ बिंदुओं पर न्यूनतम होती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? व्यतिकरण कहते हैं डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन नंबर है 16 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें क्या हैं? प्रकाश के व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें निम्नलिखित हैं। दोनों स्रोतों एक दूसरे से निकट होने चाहिए। जो दो स्रोत होते हैं प्रकाश के एक दूसरे से निकट होने चाहिए। दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। दोनों स्रोत की आवृत्ति तथा तरंगदैर्ध्य भी बराबर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है देहली आवृत्ति तथा कार्यफलन से आप क्या समझते हैं? तो पहले आप लोगों को बता दें देहली आवृत्ति क्या है। किसी धातु की सतह पर आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो उस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन कर सके उसे हम क्या कहते हैं? देहली आवृत्ति कहते हैं। देहली आवृत्ति को V डैश से प्रदर्शित करते हैं। कार्यफलन समझते हैं अब। किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। इसे W डैश से प्रदर्शित करते हैं। W डैश इक्वल टू लैम्डा V डैश, जहां लैम्डा प्लैंक के नियतांक है और V डैश देहली आवृत्ति है। अगला क्वेश्चन है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां क्या थी? रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की मुख्य कमियां दो थी। पहला नंबर है रदरफोर्ड के अनुसार जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमते हैं तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। अगर ऐसा होता तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम हो जाएगी। एक समय आएगा जब इलेक्ट्रॉन नाभिक में गिर जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता है। यहां रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की एक कमी है। दूसरा पॉइंट है रदरफोर्ड के अनुसार इलेक्ट्रॉन सभी स्वतंत्र त्रिज्याओं की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अर्थात परमाणु मॉडल के कुछ निश्चित कक्षाओं में घूमते हैं। अतः यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असमर्थ है। ठीक है, यह दूसरी कमी हो गई डियर स्टूडेंट। और 19 नंबर क्वेश्चन है नाभिकीय बल किसे कहते हैं? इसके गुण लिखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग बोर्ड में जाने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले, फिजिक्स का पेपर में बैठने से पहले जरूर याद करके जाइएगा। नाभिकीय बल नाभिक के भीतर लगने वाला वह बल जो न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन को बांधे रखता है उसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। इसका मुख्य गुण होता है ये बल आकर्षण बल होता है। यह अत्यंत तीव्र होता है। यह बहुत लघु परिसर के लिए होता है, अर्थात पास के स्थान के लिए होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण सही समझाइए। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन दोनों भी आप लोग पढ़ के जाइएगा। नाभिकीय संलयन क्या है? उदाहरण सहित बताइए। जब दो या दो से अधिक हल्के नाभिक परस्पर मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम नाभिकीय संलयन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का दो परमाणु मिलकर एक हीलियम का परमाणु बनाता है। जैसे देख सकते हो आप लोग उदाहरण में दिखाया गया है। नाभिकीय विखंडन क्या होता है आप लोगों को बता दें। 21 नंबर क्वेश्चन है जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है, न्यूट्रॉनों की बौछार की जाती है, तो वह भारी नाभिक टूटकर दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की गई तो वो बेरिलियम तथा क्रिप्टॉन में टूट गया। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए। द्रव्यमान क्षति किसे कहते हैं? किसी परमाणु के नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के योग से कुछ कम होता है। इस अंतर को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान क्षति कहते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हो क्या है, डेल्टा एम द्रव्यमान क्षति है, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान है, Z प्रोटॉन की संख्या है, Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान है और A - Z न्यूट्रॉन की संख्या है। ठीक है, A जो है A चाहे लिखे चाहे Z लिखे। ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन है P तथा N टाइप के अर्धचालक कैसे बनते हैं? P तथा N टाइप के अर्धचालक कैसे बनते हैं?
जब शुद्ध सिलिकॉन में 3 संयोजकता वाले अपद्रव्य एल्युमिनियम एवं बोरान मिलाए जाते हैं तो पी टाइप के अर्धचालक बनते हैं। और एन टाइप के अर्धचालक जब शुद्ध सिलिकॉन में 5 संयोजक तत्व वाले अपद्रव्य मिलाए जाते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, तो एन टाइप के अर्धचालक का निर्माण होता है डियर स्टूडेंट। अगला क्वेश्चन है फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार संयोजित किया जाता है। फोटो डायोड में पीएन संधि डायोड किस प्रकार संयोजित किया जाता है। फोटो डायोड के निर्माण के लिए एक पीएन संधि को जिसका पी क्षेत्र काफी पतला हो वह पारदर्शी होता है, एक कांच या प्लास्टिक के आवरण में इस प्रकार रखें कि संधि के ऊपर का भाग प्रकाश सरलता से फैल सके। ठीक है, इस प्रकार संयोजित किया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है पीएन संधि डायोड के अवक्षय प्रत पर विभव प्राचीर पर पश्च अभिनत का प्रभाव क्या पड़ता है। तो पश्च अभिनत की स्थिति में अवक्षय परत में मोटाई ज्यादा हो जाती है तथा प्राचीर विभव का मान बढ़ जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आज की क्लास बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो चैनल को और वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिए ताकि इस टॉप 25 क्वेश्चन को वो भी देख लें, अच्छी तरीक़ा से पढ़ लें, याद कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में डियर स्टूडेंट।